गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल का ऊपर की तरफ जाना या जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। और कोई भी इकोनॉमी किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होती है? केंजियन इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? AD इज इक्वल टू AS होता है। क्या होता है? AD इज इक्वल टू AS होता है। जैसे इस डायग्राम में इस पॉइंट पर यह है AS कर्व और ये है AD कर्व, जो किसका समेशन है? C प्लस I प्लस G। क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन। और ओपन इकोनॉमी में होगा तो क्या होगा? ये AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये ओपन इकोनॉमी मॉडल है और ये क्या है? क्लोज इकोनॉमी वाला। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? AD इज इक्वल टू AS होता है। अब व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट? यदि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है या फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं होती है तो क्या? इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? जब AD इज ग्रेटर देन AS होता है। और डिफ्लेशनरी गैप कब होता है? जब AS इज ग्रेटर देन AD होती है। यानी कि जब इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तब तो कौन सा गैप होता है? डिफ्लेशनरी गैप होता है। और जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, तो कौन सा गैप होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है। अब व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? अपन देख लिया, AD इज ग्रेटर देन AS होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका रिजल्ट क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। रियल आउटपुट तो वही कांस्टेंट रहता है। रियल आउटपुट तो जितना पहले था उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो प्राइसेस थी वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। The economy is already producing the maximum capacity, so output cannot rise further। यानी कि इकोनॉमी पहले से जितने क्षमता से कार्य कर रही तो होती है उतने पे ही करती है। आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बढ़ती क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ती हैं। एक्सेस डिमांड ओनली पुशेस अप द प्राइस लेवल। यानी एक्सेस डिमांड हो जाती है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ती है? प्राइसेस बढ़ती हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेम्स किसने? और जेम्स केन्स ने, जॉन मेनार्ड किंग्स ने दिया था। हाउ टू पे फॉर 1940 में इनकी बुक आई थी, उसमें कॉन्सेप्ट दिया था। डायग्राम से देख लेते हैं। यह है AS कर्व है, यह है AD और यह AD1। यहां पर यह फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। ये स्टार्टिंग में यहां पे क्या है? ये इक्विलिब्रियम पर है। अपन देख चुके हैं कि अब इसके बाद में रियल आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता इस पॉइंट के बाद में। लेकिन फिर भी यदि AD बढ़ जाता, AD किसका समीशन होता है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यानी या तो C बढ़ जाए यानी कंजम्पशन बढ़ जाए, या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाए, या एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। तो एग्रीगेट डिमांड कहां शिफ्ट हो जाएगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और AD1 हो जाएगा। जैसे AD1 बनेगा, जहां पे रियल आउटपुट तो क्या है? जितना पहले यहां पे था आउटपुट, रियल आउटपुट, जैसे माना अपने किसी इकोनॉमी में 100 वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पे भी इस लेवल पे भी ये Y1 पे भी ये Y1 पे भी वस्तुएं तो 100 ही प्रोड्यूस होंगी। जैसे माना यहाँ पे उन 100 वस्तुओं का एवरेज वैल्यू क्या थी? 10 रुपए थी। अब यहाँ पे वो बढ़कर के क्या हो जाता है? 10 से वो क्या हो जाती है? 12 हो जाती है। तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जबकि रियल आउटपुट क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये यहां से, तो ये वाला गैप होता है जो क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है।
इन्फ्लेशन गैप के कारण क्या क्या होते हैं? पहला क्या होता है? एक्सेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे बोर फाइनेंसिंग होता है, एक्सपेंडिचर विदाउट द मैचिंग रेवेन्यू, यानी कि वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जाती है रेवेन्यू को ध्यान में नहीं रखते हुए। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी से बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? लो इंटरेस्ट जो हो जाती है, जिसके कारण से वहां पे इकोनॉमी में लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोग लोन लेना ज्यादा प्रीफर करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी सरकार घाटे के बजट बनाती है ताकि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सके। जैसे वे एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? इकोनॉमी में पैसे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब डेफिसिट फाइनेंस किससे होती है? प्रिंटिंग मनी या बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, दो प्रकार से नोट को प्रिंट कर दो या तो दूसरा, या सेंट्रल बैंक से बोरोइंग कर लो। पांचवा कारण है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, यदि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तब भी क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगी, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो जनरल प्राइस लेवल ज्यादा हो जाएगा। इफेक्ट्स टू इन्फ्लेशनरी गैप के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे पहला सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? राइजिंग प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा नो रियल आउटपुट, यानी रियल आउटपुट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जितना पहले था उतना ही वो बाद में रहता है, सिर्फ और सिर्फ जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है। परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मनी लूज द रियल वैल्यू, मनी जो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए के नोट में पहले दो वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, वो अब 10 रुपए के नोट में एक ही वस्तु खरीदी जाएगी। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो लोग जिनके पास में पहले से पैसा है वो ज्यादा वेल्दी बनेंगे, और जिनके पास में पैसा कम है जो और भी ज्यादा गरीब होंगे। मेजर टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के क्या क्या मेजर हो सकते हैं? जैसे पहला एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से कैसे इन्फ्लेशन गैप को कम किया जा सकता है? जैसे पहला है रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट की जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रखा है उसको अपन कम कर देंगे। दूसरा इंक्रीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब टैक्सेस को बढ़ा देंगे सरकार तो लोगों के पास में पैसा कम बचेगा, जब लोगों के पास में पैसा कम बचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, जैसे डिमांड कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर वो मैच कर जाएगी। अगला है जनरेट बजट सरप्लस, यानी कि बजट किस प्रकार के बनाने चाहिए? सरप्लस वाले बजट बनाने चाहिए, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। अब दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको आरबीआई ऑपरेट करता है। और इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? रेज रेपो रेट और बैंक रेट, जब बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देगी, जब बैंक रेट को बढ़ाएगी तो बैंक का लोन बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं वो क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। माना पहले 3% थी, अब उसको बढ़ा करके क्या कर देती है? वो 4% कर देती है। अब जो बैंकों को जो पहले 3% पे ब्याज मिल रहा था आरबीआई से, अब वो कितने रेट पे मिलेगा? 4% पे मिलेगा। तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, जैसे उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो जनता को लोन कम बांटेंगे, जैसे जनता को लोन कम बांटेंगे तो जनता के पास में मनी फ्लो कम हो जाएगा, और जैसे मनी फ्लो कम होगा तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। इंक्रीज सीआरआर और एसआरआर, यदि सीआरआर को बढ़ा, सीआरआर क्या होता है? बैंकों को एक निश्चित रेशियो में, कैश रिजर्व रेशियो के फुल फॉर्म होता है, एक निश्चित रेशियो में अपने पास में डिपॉजिट रखना होता है। दूसरा क्या होता है? एसएलआर, एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो अपने पास में, जो आरबीआई के पास में जमा कराना होता है। जैसे सीआरआर को बढ़ा देते, माना अपने पास में सीआरआर 5% है तो उसको बढ़ा करके यदि 6% कर दे तो उसको अपने टोटल अमाउंट में से 6 रुपए रखने, जैसे माना 100 रुपए है, 100 रुपए में से 6 रुपए उसको रखने पड़ेंगे, पहले 5 रुपए रखने पड़ रहे थे। और इसी तरह एसएलआर जैसे 18% है, 18% को बढ़ा करके 20% कर देते हैं तो उसको 100 रुपए के 20 रुपए रखने पड़ेंगे। इससे उनके पास में पैसा स्टोर ज्यादा होगा,
और जैसे उनके पास स्टोर ज्यादा होगा, जनता को लोन देने के लिए कम हो जाएंगे, जैसे जनता के पास लोन कम होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे मनी सप्लाई कम होगी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई के दोनों बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। दूसरा क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है, चाइल्ड सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, अपने सिक्योरिटीज को क्या करेगी, वो बेचेगी। आरबीआई क्या अपने सिक्योरिटीज को बेचेगी, जो उनके पास में पैसा है उस पैसे को अपने पास में स्टोर कर लेगी। अब देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। पहले तो डिफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन होती है कि जनरल प्राइस लेवल का नीचे की तरफ आना, यानी इकोनॉमी जैसे इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल 10 रुपए है, 10 रुपए से कम होकर के वो आता है 9 रुपए पे, 8 रुपए पे, ये क्या होता है, डिफ्लेशन होती है। यानी कि ऊपर की तरफ जाए तो इन्फ्लेशन और नीचे की तरफ आए तो डिफ्लेशन होता है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और उसकी डिमांड कम हो रही है। यदि किसी के पास में उत्पादन ज्यादा होगा तो उस गुड्स की मात्रा, उसका प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिसेशनरी गैप भी बोलते हैं। इट इज इनसफिशिएंट टू बाय द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका रिजल्ट क्या होता है, अनयूज्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, यानी जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको भी काम नहीं मिलता है। लीड्स टू डाउनवर्ड स्पाइरल, कैसा स्पाइरल बनेगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होते ही स्पेंडिंग कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम होते क्या हो जाएगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। यह है एएस, ये एडी जो इनिशियल था, और ये एडी 1, यानी कि स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर इकोनॉमी रन कर रही थी, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी या तो इसमें सी कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ, या इन्वेस्टमेंट कम हुआ, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई, या एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इंपोर्ट्स बढ़ गए। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इससे लोगों के जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये वाला कौन सा गैप हो गया, डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि अब इसमें रियल आउटपुट कम हुआ है, यानी पहले यहां पे माना अपने इस 100 का उत्पादन हो रहा था, अब यहां पर जो रियल आउटपुट है ना, ये घट करके 90 हो जाएगा। एग्जाम्पल माना है हमने। अब इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, कोज एंड इफेक्ट जानते। इसके कोज क्या क्या होते हैं, एक तो फॉल इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। दूसरा क्या है, सेविंग बढ़ जाती है, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। और रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या क्या हो जाती है, जी कम हो जाता है। यानी वो सभी इसके कारण होंगे जो एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। और एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों में से जो भी कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। जैसे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल कम होगा तो डिफ्लेशन होगी या रिसेशन आएगा। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, राइजिंग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है, जनरल प्राइस लेवल कम होता है, आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आउटपुट होता है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसा होता है, बैकवर्ड पीछे की तरफ कार्य करता है। यानी कि मल्टीप्लाई क्या होता है, आगे की तरफ काम करता है तो इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, और जब पीछे की तरफ काम करता है तो इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ जाती है, रिसेशन की तरफ जाती है। अब इसको करेक्ट करने के वही मेजर है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगी, जैसे कट रेपो रेट को कम कर देगी जिससे कि लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते हो, बैंक ज्यादा लोन लेंगे, जब बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों को ज्यादा लोन बांटेंगे। रिड्यूस सीआरआर और एसआरआर, जब सीआरआर और एसआरआर को कम कर देंगे तो उनको अपने एक निश्चित अनुपात में कम पैसा रखना होगा। जैसे कम पैसा रखना होगा तो उनके पास में लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा तो इकोनॉमी में ज्यादा मनी की सप्लाई होगी। और सिक्योरिटीज को वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। जैसे लोगों के पास में सिक्योरिटीज है उनको बाई करेंगे, उनके बदले उसको क्या देंगे, पैसा देंगे। जैसे उनको पैसा देंगे इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ेगी। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल क्या ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस लेवल ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जो उन दोनों के बीच का जो गैप था वो गैप कम हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी में क्या हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी, टैक्सेस को कम करेगी और घाटे के बजट बनाएगी। इन्फ्लेशन में अपने में देखा था कि एक्सपेंडिचर को क्या कर रही थी, वो कम कर रही थी, टैक्स को क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी। और बजट कैसे बना रही थी, वो घाटे के बजट बना रही थी। और डिफ्लेशन में क्या कर रही है, स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, टैक्स को कम कर रही है और घाटे के बजट बना, वहां पे सरप्लस के बजट बना रही थी, यहाँ पर घाटे के बजट बना रही है। ये क्विक समरी है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन गैप में क्या होता है, एडी इज ग्रेटर देन एएस होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, एडी लेस देन एएस होता है। इसको एक्सेस डिमांड गैप भी बोलते हैं इन्फ्लेशन को, और इसको रिसेशनरी गैप बोलते हैं। इसमें प्राइस लेवल बढ़ जाता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और प्राइस लेवल कम हो जाता है। इसमें नेट आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी नेट आउटपुट जितना पहले था उतना ही वो बाद में रहता है। इसमें आउटपुट कम हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी कैसी, कॉन्ट्रैक्टरी यानी कि संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है, और यहाँ पे विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है और यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी होती है।